हेलो एवरीवन, वेलकम टू योगेश केजे। मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल योगेश केजे पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारत से हम क्या सीखें। ये आपकी हिंदी की पुस्तक क्लास 10 हिंदी की पुस्तक गोदुली का एक्सरसाइज 3 है, चैप्टर नंबर 3 है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से देखा जा रहा है कि हर वर्ष बहुत सारे प्रश्न सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान से देखें और सारे क्वेश्चंस को नोट कर लें। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। देखिए हमारा पहला सवाल क्या, पहले सवाल जानने से पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, भारत से हम क्या सीखें, ये चैप्टर का नाम है। ये कौन सी विधा है यानी कि कौन सा स्टाइल है लेखन का, ये भाषण था दरअसल। ठीक है, ये जो था एक भाषण है जिसका यहाँ पर रूपांतरण इस चैप्टर में किया गया है। ठीक है, तो ये भाषण दिया किन्होंने था, ये भाषण जो है यानी कि लेखक हम लोग कहेंगे उन्हें यहाँ पर मैक्स मूलर। किन्होंने दिया था? मैक्स मूलर। उन्होंने ये भाषण दिया था। ठीक है, उसी पर ये चैप्टर आधारित है। उन्होंने उस भाषण में क्या कहा था भारत के बारे में, क्योंकि उन्हें भारत से बहुत प्रेम था। भारत प्रेमी आप उन्हें कह सकते हैं, बहुत प्रेम था उन्हें भारत से। भारत में जितने भारत की संस्कृति, यहाँ का इतिहास, सभी से उन्हें प्रेम था। ठीक है, तो बहुत अच्छे लेखक और बहुत अच्छे वक्ता माने जाते थे उस वक्त के। देखिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ। देखिए हमारा पहला सवाल क्या है कि भारत से हम क्या सीखें, लेखन की कौन सी विधा है, जो मैंने ऊपर ही लिखा था। ये लेखन की कौन सी विधा है? निबंध है, कहानी है, भाषण है या यात्रा वृत्तांत है। तो ये एक क्या है? भाषण है। आपको अभी अभी मैंने बताया ये क्या है? भाषण है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग ऑप्शंस देख लीजिए, भारत, जर्मनी, यूनान या ऑस्ट्रिया। तो मैक्स मूलर का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगला सवाल देखिए, मैक्स मूलर के पिता की मृत्यु के समय मैक्स मूलर की उम्र क्या थी? मैक्स मूलर के पिता की जो मृत्यु है दरअसल वो बहुत ही छोटे जब मैक्स मूलर थे तभी हो गई थी। तो वही प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है, मैक्स मूलर की उम्र क्या थी जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी? सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो जब मैक्स मूलर मात्र 5 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला सवाल देखिए, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले हम लोग। 6 दिसंबर 1820, बी नंबर क्या है? 6 दिसंबर 1821, सी नंबर क्या है? 6 दिसंबर 1822 और डी नंबर क्या है? 6 दिसंबर 1823। तो मैक्स मूलर का जो जन्म है वो कब हुआ था? वो 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का डी। आंसर क्या हो जाएगा? 4 का डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्स मूलर ने किस विश्वविद्यालय से संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया? तो वो संस्कृत के भी बहुत ही बड़े विद्वान थे। ठीक है, विदेशियों में सबसे बड़े विद्वान वो माने जाते हैं संस्कृत विषय के। तो मैक्स मूलर ने किस विश्वविद्यालय से संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था? कब, किस विश्वविद्यालय से उन्होंने इसे पढ़ना शुरू किया था? तो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, बर्न विश्वविद्यालय, लिपजिंग विश्वविद्यालय, हेल विश्वविद्यालय या किंग्स विश्वविद्यालय। उन्होंने जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मैक्स मूलर ने किस उम्र से संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया? तो उन्होंने किस विश्वविद्यालय से आरंभ किया ये मैंने आपको भी बताया, लिपजिंग विश्वविद्यालय से। अब किस उम्र से आरंभ किया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका। ठीक है, मैक्स मूलर ने किस उम्र से संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था? पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या 19 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि 18 वर्ष। 18 वर्ष की उम्र से उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए हो सकता है। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा गया। तो ये कहा किसने है? पहले आप लोग ऑप्शंस देखिए, महात्मा गांधी ने, दयानंद सरस्वती ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या स्वामी विवेकानंद ने। तो इन्हें स्वामी विवेकानंद ने, जो खुद वेदांतियों के वेदांती थे, उन्होंने इन्हें कहा था वेदांतियों का वेदांती। तो ये एक बहुत बड़ी उपाधि थी इनके लिए, मैक्स मूलर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, मैक्स मूलर का निधन कब हुआ? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग, 1899,
1900 ईस्वी, 1898 ईस्वी या 1901 ईस्वी? 1901 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1900। मैक्स मुलर का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मैक्स मुलर के भाषण का भाषांतरण किसने किया है? यानी कि यहाँ पर आपके पुस्तक में जो ये चैप्टर दिया गया है इसका भाषांतरण प्रस्तुत किसने किया है? इन्हें मतलब भाषांतरित करके किसने हमारे सामने उपलब्ध कराया है? तो पहले आप लोग ऑप्शंस देखिए, ललई सिंह यादव, अमरकांत, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी या अनामिका। तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। इन्होंने ही इस भाषा का भाषांतरण करने के पश्चात इसे एक पाठ का रूप दिया और आज ये हम लोगों के सामने उपलब्ध है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखिए, मैक्स मुलर अपने भाषण में भारत की किस विशेषता का वर्णन करते हैं? मैक्स मुलर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि वो भारत के सभी चीज़ों से प्रभावित थे, बहुत प्रेम करते थे भारत से। तो किस विशेषता से वो प्रभावित थे, किसका वर्णन करते थे? सवाल मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। मैक्स मुलर अपने भाषण में भारत की किस विशेषता का वर्णन करते हैं? तो पहले आप लोग ऑप्शंस देखिए, प्राचीनता का, ज्ञान साधना का, संस्कृति का या इनमें से सभी। तो भारत से संबंधित प्रत्येक चीज़ से वे प्रेम करते थे, उसकी विशेषताओं का वो अध्ययन करना चाहते। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखिए, मैक्स मुलर के अनुसार किस देश में स्वर्ग की छटा निकल रही है? भारत, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन। तो उन्हें अपने जन्म स्थान वाले देश से भी ज़्यादा प्रेम भारत से था, इसलिए वो कहते हैं कि इस देश में स्वर्ग की छटा निकल रही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि भारत। भारत के बारे में उनका ये वक्तव्य था, विचार था। अगला प्रश्न देखिए, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? यहाँ पर महात्मा गांधी और मैक्स मुलर के विचार कुछ मिल जाते हैं। देखिए उत्तर आप लोग, पहले ऑप्शंस देखिए, नगरों में, महानगरों में, वनों में या गाँवों में। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। अब आप लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी जी का जब मैंने नाम लिया तो आप समझ चुके होंगे उत्तर क्या हो जाएगा? गाँवों में, क्योंकि गांधी जी का भी यही कहना था और मैक्स मुलर ने भी यही कहा था कि अगर आपको सच्चे भारत के दर्शन करने हैं तो आपको गाँव जाना होगा, भारत के गाँव का भ्रमण करना होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय में कहाँ पर 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? ठीक है, कहाँ पर 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो पहले आप लोग ऑप्शंस देखिए, वाराणसी, नालंदा, बम्बई या कलिंग। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी। जब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे उस वक्त वाराणसी में 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे, जो इनके लिए एक दुखद घटना के रूप में सामने आया था, क्योंकि उनको लगा था, मतलब वारेन हेस्टिंग्स को लगा था कि ये मेरे द्वारा कंपनी के जो निदेशक थे उन लोगों को भेजा गया एक महत्वपूर्ण उपहार होगा। लेकिन जो कंपनी के निदेशक थे वे लोग जो थे इन सिक्कों का महत्व नहीं जानते थे और उन्होंने इन सिक्कों को गला डाला था। ये वर्णन आपकी पुस्तक में किया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, मैक्स मुलर ने किस भाषा का काल प्राचीनतम बताया है? मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा का काल प्राचीनतम है? इसे जानने के लिए पहले हम लोग आप लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लैटिन, ऑप्शन नंबर बी ग्रीक, सी संस्कृत, डी स्कॉटिक। तो किस भाषा को वो सबसे प्राचीनतम मानते थे, ये आपका सवाल है। तो उनका कहना था कि संस्कृत जो है सबसे प्राचीनतम भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत शब्द अग्नि, अग्नि के लिए लैटिन भाषा में कौन सा शब्द मिलता है? अग्नि के लिए लैटिन भाषा में कौन सा शब्द मिलता है? पहले हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। ए उग्निस, बी इंग्ले, सी इग्निस या डी इनमें से कोई नहीं। तो लैटिन भाषा में जो अग्नि के लिए शब्द मिलता है वो मिलता है इग्निस। क्या मिलता है? इग्निस। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? विलियम शेक्सपियर को, विलियम जॉन को, भारत आने वाले, सी नंबर ऑप्शन जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, बड़ा है जरा सा, भारत आने वाले युवा अंग्रेज अधिकारियों को या विलियम जोन्स को। ठीक है, इनमें से किसे उन्होंने नया सिकंदर कहा था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि भारत आने वाले युवा अंग्रेज अधिकारियों को। दरअसल ये भाषण जो आप लोगों को यहाँ पर इस पाठ में उपलब्ध कराया गया है वो इन्हीं अंग्रेज अधिकारियों के लिए उन्होंने दिया था। जब वो लोग ट्रेंड होने के बाद इंडिया आने वाले थे तो उन लोगों के लिए उन्होंने ये भाषण दिया था कि आप लोग एक स्वर्ग में जा रहे हैं, उसका वर्णन उन्होंने वहाँ पर
किया था। ठीक है, तो उन्होंने किसे कहा था नया सिकंदर? भारत आने वाले युवा अंग्रेज अधिकारियों को। अगला प्रश्न देखिए, हकर्स कौन थे? इस पाठ में वर्णन किया गया। हकर्स कौन थे? भूवैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, चिकित्सा वैज्ञानिक थे या अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे? तो ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिया, इसका उत्तर हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक। तो हकर्स जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देखिए, किस अध्ययन क्षेत्र में, क्वेश्चन नंबर 18 है ये, किस अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ठीक है, पहले आप लोग ऑप्शंस देखिए, दैवत विज्ञान में, विधि शास्त्र में, नीति कथा में या पुरातत्व विज्ञान में? तो नीति कथाओं के क्षेत्र में जो है नवजीवन का संचार किया जा चुका है। कहाँ किया जा चुका है? भारत के कारण किया जा चुका है, भारत में किया जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 1753, बी 1763, सी 1773, डी 1783। ठीक है, तो ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए, उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 1783 में विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, नृवंश विद्या। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, नृवंश विद्या का क्या अर्थ है? तो ए नंबर मानव शास्त्र, बी देव विज्ञान, सी तंत्र विज्ञान, डी प्राचीन विज्ञान। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव शास्त्र। नृवंश विद्या का क्या अर्थ है? मानव शास्त्र। अगला सवाल देखिए, शाहनामा का रचना काल क्या है? शाहनामा का रचना काल क्या है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, 9वीं से 10वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी, 8वीं से 9वीं सदी या 11वीं से 12वीं सदी। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा 10वीं से 11वीं सदी। 10वीं से 11वीं सदी के बीच शाहनामा का रचना काल माना जाता है। अगला सवाल देखिए, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किस गवर्नर जनरल के काल में मिला था? ये उत्तर तो आप लोग जान चुके होंगे। ए नंबर विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन। तो ये जो दुखद घटना थी जो सिक्कों के गलाने की, वो किसके समय में हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुई थी, यानी कि उन्हीं के समय में ये सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला था वाराणसी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, यह किस भाषा की उक्ति है? ठीक है, ये किस भाषा की उक्ति है? यहाँ पर हिंदी रूपांतरण दिया गया है, इसका भाषा जो है कुछ अलग है। ठीक है, हिंदी रूपांतरण है कि अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, यह किस भाषा की उक्ति है? तो पहले हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, संस्कृत भाषा की उक्ति है, जर्मन भाषा की उक्ति है, अंग्रेजी भाषा की उक्ति है या फ्रेंच भाषा की उक्ति है? तो ये जो है फ्रेंच लैंग्वेज की, फ्रेंच भाषा की उक्ति है कि अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किन्हें माना जाता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किन्हें माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी जनरल कनिंघम, ऑप्शन नंबर डी मैक्स मूलर। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा जनरल कनिंघम। तो जनरल कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। अगला सवाल, अंतिम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25, सर विलियम जोन्स ने किस देश से अपनी समुद्री यात्रा आरंभ की? ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है किस देश के वो निवासी थे। तो क्वेश्चन नंबर 25, इसके ऑप्शंस देखिए आप लोग, ए ईरान, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी पुर्तगाल। तो विलियम जोन्स जो हैं, सर विलियम जोन्स, वो इंग्लैंड देश के निवासी थे। इंग्लैंड से ही उन्होंने अपने समुद्री यात्रा जो कि भारत की ओर की थी उसको आरंभ की थी। ठीक है, ये थे आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉप मोस्ट 25 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 3 के, भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए। ये सभी सवाल वही हैं जो हर वर्ष परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, जिन्हें देखा जा रहा है, पैटर्न को समझा जा रहा है कि हर वर्ष जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन्हीं से संबंधित ये सारे सवाल थे। इन सभी सवालों को आप लोग नोट कीजिएगा। हम लोग लगातार आप लोगों के लिए वीडियोज़ ला रहे हैं, हर चैप्टर से संबंधित, हर बुक से, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के लिए वीडियोज़ ला रहे हैं। तो आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखें, उन्हें शेयर करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अगले वीडियो में फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक धन्यवाद।